तो हेलो दोस्तों, जैसे कि सीरीज चल रही है बजट के थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं इकोनॉमी का। और 10 मिनट्स बस मैं आपके चाह रहा हूँ हर वीडियोस में। कभी कभी 10 से ज़्यादा भी जाता है, उसके आसपास होता है। तो क्या होगा, ये मेरा मानना है, ये तरीका सबसे सही होता है कि क्वेश्चंस उठाओ, क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन से तो ही देने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो क्वेश्चन के थ्रू जब आप रिवीजन करते हो तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होता है। तो समय ना गवाते हुए सीधे पहुंचते हैं। आज का देखिए क्वेश्चंस क्या लेके आया हूं मैं। आज का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट 2026-27 प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि संसद में पारित किए गए बजट में क्या खास बात है। ये 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को समझने। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। न्यू नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2.0 was launched with an outlay of 25,000 crore to the boost production। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्पादन को बढ़ाने 25,000 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में पढ़ा होगा। सरकार का पूरा फोकस है। इस बजट में इसे 2.0 दिया गया मेथड, यानी अब ये दूसरा चरण इसका शुरू हो रहा है और इसमें 25,000 करोड़ रुपए बूस्ट किए गए हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा और क्या जरूरत पड़ गई 2.0 आने के लिए। तो ध्यान रखना, अभी इसको समझा नहीं रहा हूं। किसी भी स्कीम्स का 2.0 अगर आता है, इसका मतलब 1 क्या था, सफल था। इसको ऐसे ही समझिए, धुरंधर 1 फिर धुरंधर रिवेंज, यानी जब एक फिल्म हिट हो जाती है तो देखिए उसके सीरीज बनते हैं। इसी तरीके से फेजे जाते हैं स्कीम्स में भी। कोई स्कीम्स बहुत अच्छा कर जाती है तो उसका 2.0 शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप PMJDY का 3 से 4 करोड़ हो चुका है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसलिए 2.0 का अगर बजट में कोई गवर्नमेंट लेके आ रही है, इसका मतलब ये स्कीम अंडरस्टूड है, सफल है। एंड सेकेंड थिंग दैट गवर्नमेंट का प्राइम फोकस इस पे है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। The tax rebate limit under the new tax regime was increased 7 lakhs to 8 lakhs per annum। क्या लगता है, ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, पिछले बजट में आया था। क्या टैक्स में छूट, जो डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें इनकम टैक्स में छूट की जो टाइम लिमिट है या मनी लिमिट है, वो 8 लाख नहीं है, ये 12 लाख तक की इनकम में है। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो जहां पे भी 2 है वो आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 वैसे भी सही लगने लगेगा, लेकिन आप पहले समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर एलोकेशन 1.5 लाख करोड़ हाईवे डेवलपमेंट। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट भारतमाला क्या होता है वो समझाऊंगा, उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका सही आंसर हम खोज चुके हैं। सबसे अधिक एलोकेशन हुआ है, 1.5 लाख करोड़ का अब तक का आवंटन हुआ है, और अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। तो राइट आंसर है C 1 और 3। ठीक है, तो इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, बेसिक्स किसके साथ लेने की कोशिश करते हैं। क्या, एक तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। दूसरा भारतमाला प्रोजेक्ट, इसको लेकर के। और तीसरा जो था वो है टैक्स, ये ग्रीन मिशन का ही पार्ट है। टैक्स को छूट के लेकर के क्या बात कहेगी है। तो अगर मैं कहूं 3 फेज हैं, भारतमाला, दूसरा टैक्स एग्जेम्पशन, कर छूट, और तीसरा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो भारतमाला, तो एक एक करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और बजट में इस पे क्यों फोकस किया गया है इसको समझिए। जो चीज बजट में फोकस्ड होती है, इसका मतलब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो ग्रीन है, यानी H2O को, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब बिजली से तोड़ोगे तो उससे जो हाइड्रोजन निकलता है वही कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ऐसे हाइड्रोजन को जो प्रदूषण ना फैलाए उससे करना है, और उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियां चलती हैं, स्टील्स के फैक्ट्रीज में, एटसेट्रा। यानी क्या होगा, जो काम तेल से हो सकता है, जहां भी देखो तेल की लड़ाई चल रही है,
और तेल के लिए सब जगह जंग मची हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, और हमें सबसे अधिक खरीदना पड़ता है तेल। ये हमारे इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए इससे हमारा घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि आयात हमारा बहुत महंगा हो जाता है। और जब आयात महंगा हो और निर्यात कम हो रहा हो तो ऐसे में क्या होता है, व्यापार घाटा इसे कहते हैं। तो इसी को कहते हैं, अगर ये गुड्स पे हो रहा है तो व्यापार घाटा कहते हैं, यानी वस्तुओं का निर्यात कम हो रहा और आयात ज़्यादा हो रहा है तो उसको कहते हैं व्यापार घाटा। लेकिन अगर वस्तु और सेवाओं दोनों पर यह स्थिति पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं CAD, चालू खाते का घाटा। चालू खाते का घाटा। चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए, तेल पर अपने आयात की निर्भरता को कम करने के लिए, दूसरा प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर। और सरकार हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में या फिर नेचर कंजर्वेशन के मामले में अपने आप को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हब बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, केवल हम ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं किस तरीके से दुनिया को भी बचाया जाए, पर्यावरण को भी बचाया जाए और इस विकास की गति को रोका ना जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए जो 2.0 लागू हुआ है, इसका मतलब इस मिशन को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, यानी और जान झोंक देंगे, इसको इम्पैक्टफुल बनाएंगे। और मिशन का मतलब क्या होता है, देखिए 2-3 चीजें होती हैं। आपने सुना होगा स्कीम, ठीक है, आपने सुना होगा पॉलिसी, और आपने कहीं कहीं सुनते होंगे मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक टारगेट सेट होता है और गवर्नमेंट इस पे युद्ध स्तर पे काम करती है। युद्ध स्तर के मतलब क्या है, अपनी पूरी की पूरी क्षमता झोंक देती है, उसी चीज को मिशन कहते हैं। तो यहां से बेसिक सवाल हमने सोचा, ये स्टेटमेंट पहला सही था कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0 शुरू हुआ इस बजट में। इतना आप याद रखो। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कॉन्सेप्ट किस लिए है वो समझो। 2 मेजर चीज़ है, ऑयल पे इंपोर्ट अपना कम करो, दूसरा यानी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द नेचर, आप पर्यावरण को भी बचाने की बात करते हैं, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात कर रहे हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ऊर्जा सुरक्षा का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हर चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरा स्टेटमेंट था टैक्स को लेकर के कि गवर्नमेंट ने टैक्स में जो छूट है, कौन, खासकर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की जो छूट है वार्षिक आय 7 लाख से ऊपर बढ़ा करके 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक कर दिया। ये एक सही जवाब है। और अगर कोई कैसा सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, तो उसके छूट की ये सीमा 12,75,000 कर दी गई है। इसे ही कहते हैं 75,000 का स्टैंडर्ड डिस्काउंट। यानी मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है किसी भी प्राइवेट कंपनी में और उसकी सैलरी स्लिप है, तो अब वो 12 लाख से ज़्यादा थोड़ा सा छूट लेगा 75 लाख का। यानी आम इंसान को जो बिजनेसमैन हो, कुछ और करता हो, वो उसे 12 लाख तक की आय पे छूट मिलेगी, कोई टैक्स नहीं देना है। जबकि अगर सैलरीड है, भले वो सरकारी एम्प्लॉय ना हो, प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरीड हो, तो उसे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब वो अपना जो ITR भरेगा, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, वो डालेगा 12,75,000 रुपये का। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। लेकिन सवाल ये है, इससे रिलेटेड एक और इकोनॉमिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट क्यों दी। तो पहली चीज़, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर्स हेड, दूसरे के ऊपर इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि आप प्रगतिशील कर, यानी ये अमीर और गरीब के बीच के अंतर को देखता है। गरीब को टैक्स में छूट मिलती है, अमीर को अधिक टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के साथ साथ उसे सरचार्ज या कभी कभी सेस भी भरना पड़ता है, जिसे अधिभार और उपकर कहते हैं। दूसरी चीज़ यह है, सरकार ने ये डिडक्शन दिया क्यों। देखिए ऐसा है कि लास्ट टू लास्ट ईयर में
एनएसओ को रिपोर्ट आई और देश की जीडीपी ग्रोथ नीचे जाने लगी थी, जिसको कहते हैं स्लो डाउन। जब जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव तो रहे लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव हो रही हो, उसको कहते हैं स्लो डाउन की कंडीशन। अब स्लो डाउन की कंडीशन चल रही थी, गवर्नमेंट जैसे ही स्लो डाउन की कंडीशन आती है, स्लो डाउन की कंडीशन आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं मैं, कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंट्री है और ये 100 ब्रेड बनाती है, इसके 3-4 महीने बाद इसने 110 ब्रेड बना लिए, तो यार इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आ गई, डिमांड कम रहा या सप्लाई की प्रॉब्लम आई और ये बेड कम बनने लगे, 105 हो गया, 103 हो गया। ये क्या हो रहा है? स्लोली डाउन जा रहा है। इसी को कहते हैं स्लो डाउन, जब प्रोडक्शन कम होने लगे। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन कम होने के लिए डिमांड भी कम होता है, तो इसलिए सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, टैक्स में छूट कर देते हैं। जो टैक्स के थ्रू पैसा हमारे पास आने वाला था, अब जनता के पास बचेगा, जनता खर्च करेगी, इससे डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर हम जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये समझाया कि सरकार ने लास्ट ईयर बजट में इस डिडक्शन को क्यों कहा था और इस बार भी इसको मेंटेन रखा कि 12 लाख तक की इनकम में कोई छूट देने की आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ऐसे डिसीजन क्यों लेती है? ताकि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ा रहे, और दरअसल इसी को कहते हैं डिमांड साइड रिफॉर्म। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था, उसका सही पोर्शन मैंने बता दिया। तीसरा क्या था? तीसरा स्टेटमेंट आपका था भारतमाला। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे सबसे अधिक सरकार ने आवंटन दिया है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट होता क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट का मतलब है देश को सड़कों की जाल से जोड़ना, इसे कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। और मैं बताऊं, सड़कें विकास की धमनियां होती हैं। किसी देश को आगे बढ़ना है तो सड़क बिछानी तो पड़ेगी भाई इसको, ठीक है। और वर्तमान में सरकार ये कर रही है। जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। विपक्ष तक कहता है कि भाई इनको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए या इनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो देखिए, जो काम करता है अपना ना, वो कहीं भी पहचाना जाएगा और लोग खुद डिमांड करेंगे कि भाई इनको ये जिम्मेदारियां दे दो। तो फिलहाल आप भारत में किसी कोने में निकल जाइए, इसमें एक्सप्रेसवेज, हाईवेज का कंडीशन ऐसा है, बहुत बेटर है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? भारत को सड़कों की जाल से बूझना और स्पेशली ऐसी सड़कें बनाना जैसे इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया, आर्थिक गलियारा। 2 राज्यों या 2 जगहों के बीच में केवल ऐसा सड़क बनाना जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही ज़्यादा की जा सके, वहाँ पे उपयोग हो सके। तो भारतमाला प्रोजेक्ट का काम क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, हाईवेज बनाना और सारी चीज़ें करना, यानी सड़कें खूब करना और संरचना विकास करना। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए सरकार का बहुत प्राइम फोकस है और इसी से जुड़ा हुआ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं अगर सड़कों पे सरकार बहुत खर्च करती है यानी एसेट क्रिएशन कर रही है, और इसी खर्च को कहते हैं पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च यानी इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे संसाधनों का निर्माण हो, एसेट का निर्माण हो, जिसका फ़ायदा बाद में मिले, अभी हो सकता है खर्चा लग रहा हो। इसलिए यहाँ से इस थर्ड स्टेटमेंट से जो कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो उसको कहते हैं कैपेक्स, इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्च। तो सरकार का पूरा फोकस है कि पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देना, इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए इस बार बजट में सबसे अधिक आवंटन हुआ है। ठीक है, तो आप थिंक 3 पॉइंट्स हमने पकड़ा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहा। अब कैपेक्स क्या, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार अधिक करती है तो आप इससे जोड़ सकते हो राजकोषीय घाटा कम होता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझिए कि पूंजीगत खर्च करना एक अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार ऑल टाइम हाई इसके लिए फंड अलॉट की है ताकि देश में कैपेक्स हो, और इसी को कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपेक्स। यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? आप 1 रुपया खर्च करो, इसके 5 रुपए के फायदे लो। जैसे 1 रुपया खर्च किया, सड़क बनाया, तो यहाँ रोजगार मिलेगा, गाड़ियाँ दौड़ेंगी, परिवहन आसान हो जाएगा, बाजार कनेक्शन मिलेगा। तो खर्च 1 किया, फायदा 5 गुना हुआ, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट।
पूंजीगत खर्च का मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आप परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो वैसे वैसे टॉपिक्स आते जाएंगे और मैं डिटेल करता जाता हूँ। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स पे बात करनी हो या कुछ और टॉपिक जैसे लगता है कि सर इसे और एलोबरेट कर सकते हैं, तो आप अपनी राय रखिए, बातचीत करते हैं हम लोग, फिर उस तरीके से मैं इन चीज़ों को और प्रॉपर तरीके से लाने की कोशिश करूँगा।